जो बच्चा इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लेगा और इम्प्लीमेंट करेगा केमिस्ट्री के अंदर, बहुत जल्दी अपने स्कोर को इंप्रूव करने लगेगा। फिजिकल केमिस्ट्री से भी जो मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी एनसीईआरटी से ही बनने, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका डर निकलेगा क्वेश्चन से। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्ट वाइज वो मैं बताता हूँ आपको। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करने हैं ऑर्गेनिक के अंदर, क्योंकि इसमें तीन चीजें बहुत जरूरी है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन। तो मैं आपको ये 1 वीक का चैलेंज देता हूँ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष सनवाल, करेंटली ये 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एसीएमएस न्यू दिल्ली। तो देखो नीट 2025 का पेपर हो चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है एंड काफी सारे बच्चों ने ड्रॉप भी ले लिया है। और अब नीट 2026 के अंदर बस 9 महीने और कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है नीट 2025 को पेपर को देखने के बाद कि उन्हें कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है, कौन से टीचर को फॉलो करना है जो उन्हें एक अश्योरिटी दे कि अगर पेपर दोबारा से हार्ड आता है तो भी वो उस पेपर के अंदर फोड़ के आएंगे और इजीली 150 प्लस स्कोर करेंगे। और जो उनका सिलेक्शन है वो केमिस्ट्री की वजह से बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो ये एश्योरिटी मैं आपको दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हो, जो मैं चीजें करता हूं उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हो एज इट इज, इसी सीक्वेंस में कि पहले हमें क्या करना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, हमारे शॉर्ट नोट्स का तरीका क्या होना चाहिए, और ये तीनों चीजें मैं केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों की अलग अलग बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग वीडियो हो सकती है केमिस्ट्री के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि नीट 2025 के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए कहां से थे। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमसे पूछा है शुगर एक्स क्या है। तो शुगर एक्स इज फाउंड इन हनी, कीटो शुगर एग्जिस्ट इन अल्फा बीटा एंड लीवोरोटेटरी। तो देखना ये बायोमोलिक्यूल्स का एनसीईआरटी पेज है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि फ्रक्टोज इज फाउंड इन हनी, कीटो हेक्सोज, लीवोरोटेटरी एंड अल्फा एंड बीटा। तो अगर जिस बच्चे ने ये पहले से पढ़ा होता तो वो विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को कर सकता था। कुछ नहीं पूछा, इसमें आपको बस फ्रक्टोज मार्क करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इसके अंदर क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स KO2 H2O2, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताना था ऑक्सीजन का। तो ये देखो यहाँ पे H2O2 का ऑक्सीजन का एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -1। इसके अंदर -1 सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड के लिए दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ H2O2 के लिए। तो अगर आपको ये पता होता तो आपको तो दूसरे ऑप्शंस में कहीं -1 भी नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे। तो चलो एक फिजिकल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन दिखाता हूँ एज इट इज, एक लाइनिंग भी चेंज नहीं की है और आंसर भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये देखो, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू। देखो, शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.10 मिनट्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है, 10 मिनट्स के अंदर हमको बताना था कि उसका कंप्लीशन 99% होता है, और इसी में एनटीए ने पूछ कर लिया कि 99% होने में कितना कंप्लीशन मिलेगा। तो जो हार्ड क्वेश्चन भी बनेंगे ना फिजिकल केमिस्ट्री से भी, जो मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन बनने वाले वो भी एनसीईआरटी से ही बनेंगे, एनटीए चेंज नहीं करेगा। तो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन एनटीए चेंज करने की कोशिश करता है उन क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्शंस हो जाते हैं। तो एनटीए भी नहीं चाहेगा कि ऑब्जेक्शंस आए, तो वो क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी से उठाता है। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में तीन चीजें बहुत जरूरी है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और रिवीजन। प्लानिंग में क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप इनकी प्रॉपर प्लानिंग लेके नहीं चलोगे कि मुझे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद क्या तरीका होना चाहिए, इनऑर्गेनिक पहले पढ़नी चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री पहले पढ़नी चाहिए, इनका इंटरलिंक क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से नहीं समझोगे, या फिर इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डाउट होगे, तो आपके जो मार्क्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। आपको तीनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तभी आप केमिस्ट्री के अंदर अच्छे से स्कोर कर पाओगे। आप एक चीज को स्ट्रॉन्ग करके पूरी केमिस्ट्री को नहीं खींच पाओगे, तो आपको तीनों पे ही अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, और वो कैसे करना है वो आपको मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। उसके बाद एग्जीक्यूशन। देखो, आपने प्लानिंग तो बना ली कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, इसके लिए 1 हफ्ता देना है, इस चैप्टर के लिए 2 हफ्ते देने हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, आपको कौन से टीचर यूज करने हैं, आपको कितनी देर तक लेक्चर देखना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं, वो आता है रिवीजन। अगर आप केमिस्ट्री के अंदर रिवाइज नहीं करोगे ना तो आपको बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, तीनों पार्ट को अलग अलग याद करना पड़ेगा, इंटरलिंक करनी पड़ेगी कई सारी चीजें, और अगर आप टाइम टू टाइम इसका रिवीजन नहीं करोगे तो आपके लिए दिक्कत आएगी और आपका केमिस्ट्री में स्कोर डाउन जाएगा। तो इन 3 चीजों पे आपको पकड़ करनी पड़ेगी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और रिवीजन। जो बच्चा इन तीनों चीजों को अच्छे से समझ लेगा और इंप्लीमेंट करेगा केमिस्ट्री के अंदर, बहुत जल्दी अपने स्कोर को इंप्रूव करने लगेगा। तो देखो प्लानिंग करनी कैसे है, हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 चीजें आती हैं, मैं बता चुका हूं आपको, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, आपको पता है कि न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आता है, एक आध बार क्या होता है कि स्टेटमेंट भी पूछी जाती है, जैसे नीट 2025 में पूछा हुआ था। तो जो भी न्यूमेरिकल आते हैं वो मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इतना कंसेप्ट उनके अंदर नहीं लगता।
तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला की बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपको हर फॉर्मूला याद होना चाहिए। जितने फॉर्मूला उस चैप्टर में पूछे गए हैं, चाहे वो पीवाईक्यू से पूछा गया हो फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल से, आपको फॉर्मूले सारे याद करने हैं। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, मोर रीडिंग। जितनी ज़्यादा रीडिंग लोगे उतना ही आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। इसके अंदर आपको लर्निंग करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रीडिंग कर रहे हो। अगर आप बिना लर्न किए रीडिंग कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब कुछ चीज़ें आती हैं जो आप चाह कर भी जितना भी याद करने की कोशिश कर लो वो याद नहीं होती, और वो मेनली एक्सेप्शंस होते हैं और कुछ वन लाइनर्स होते हैं जिन्हें हम बार बार भूलते रहते हैं, तो उनका आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। उसके बाद आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कंसेप्चुअल बेस है। आपको अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि आप एक बार चीज पढ़ोगे उसको याद कर लोगे इजीली। इनऑर्गेनिक की तरह ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर आपको कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो नीड होती है वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही होती है, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिज्म आ जाते हैं, काफ़ी सारे नेम रिएक्शंस आ जाती हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले आपको अच्छे से कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, इसके बेसिक्स पूरे क्लियर करने पड़ेंगे, और फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप इन तीनों की ऐसे प्लानिंग करोगे कि मुझे किस में न्यूमेरिकल्स करने हैं, किस में फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें आएंगी, किसके अंदर कंसेप्चुअल जाना है, किस में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, किस में बस आपको रीडिंग लर्निंग से काम चल जाएगा। उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में कैसे करना है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों का मैं अलग अलग आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो टीचर आपको चूज करना चाहिए वो है सुधांशु सर। ये अपने काफी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका डर निकलेगा क्वेश्चन से, और उतने ही चांसेस रहेंगे कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने लगेंगे और आपके जो क्वेश्चन है वो सही होंगे। उसके बाद आते हैं लेक्चर्स। आपको लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, चाहे वो आप लाइव से करो चाहे रिकॉर्डेड से करो। मैं सजेस्ट करूंगा रिकॉर्डिंग से करना। रिकॉर्डेड से जो लेक्चर्स है वो जल्दी कंप्लीट होते हैं। उसके बाद नोट्स। देखो नोट्स बहुत जरूरी हैं। अब कुछ कैसे कहेंगे सर हम पहले से नोट्स बना रखे हैं, तो देखो मैं दोबारा से कहूँगा कि केमिस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप जितने ज़्यादा नोट्स प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रहेंगी। अगर आप सिर्फ टीचर को देख रहे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि आप उनको भूलोगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, जो भी टीचर बोलता है उनकी लैंग्वेज में, हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, वो पॉइंट्स नोट डाउन करते रहो। किसी टॉपर के नोट्स देखोगे तो उसने किसी और वे में लिखा होगा, वो आपको समझ नहीं आएगा। खुद के नोट्स बनाओ और वो आपकी रिविजन में काफ़ी हेल्प करेंगे। लेक्चर हो गया, नोट्स हो गया, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी की रीडिंग फिजिकल केमिस्ट्री में करनी जरूरी है। एक बार तो करनी ही करनी है आपको, और वन टाइम रीडिंग में ही आपको हाईलाइट कर लेने इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से थ्योरी और असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं। इस बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लिया था, तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार लगानी है। और जो हाईलाइट पॉइंट होते हैं जहां पे जैसे कि कहीं पे बिकॉज लिख दिया, देयरफॉर, तो वो क्या होता है क्वेश्चंस में असर्शन रीजन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अब ट्रेंड चल रहा है जैसे कि फिजिक्स में भी काफ़ी असर्शन रीजन पूछने लग गए, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में भी पूछ रहे हैं। तो नीट 2026 में अगर असर्शन रीजन फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना और उनको जितना हो सके उतनी बार रिवाइज करते रहना। उसके बाद क्या करना है आपको, एनसीईआरटी रीडिंग करते वक्त उसी वक्त एग्जाम्पल्स एक भी नहीं छोड़ना, जो भी एनसीईआरटी में गिवन है सारे एग्जाम्पल करने हैं। उसके बाद बैक एक्सरसाइज, आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। उसके बाद आपको नीट के पीवाईक्यू और फॉर्मूला की शीट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, वो है फॉर्मूला शीट। ये आपको बनानी पड़ेंगी। जितने भी फॉर्मूला हैं आपको, चाहे किसी पीवाईक्यू से मिल रहा हो, पूरे चैप्टर के अंदर टीचर ने जितने लिखवाए हैं, एनसीईआरटी के अंदर जो दे रखे हैं, एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक वे है वो कैसा रहना चाहिए, सबसे पहले आपको अपनी डीपीपी करनी है। टीचर ने लेक्चर करवाया, आप उसके डीपीपी सॉल्व करोगे। डीपी के बाद आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे, और मॉड्यूल के बाद नीट के पीवाईक्यू करने हैं। नीट के पीवाईक्यू के बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे जाना है और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करनी है। अगर आप नीट पीवाईक्यू तक भी कर लेते हो ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आप 140 प्लस केमिस्ट्री में इन चीज़ों से भी स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करते हो तो आपके जो 160 प्लस जो मार्क्स जाने के चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टीचर हैं आप वो ओम पांडे सर से पढ़ सकते हो, पंकज सर से ही पढ़ सकते हो। ये दोनों पीडब्ल्यू में पढ़ाते हैं और इनके आपको फ्री लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर्स भी इजीली यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ओम पांडे सर एडवांस लेवल के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन ये अच्छा पढ़ाते हैं। ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से याद करवाते चलेंगे अपने लेक्चर के अंदर ही। उसके बाद क्या होता है, आपको इनका लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स के अंदर आपको सारी चीज़ें लिखनी है जो भी टीचर लिखवा रहा है, एक्सेप्शंस तो खास करके, और एक्सेप्शंस को हाईलाइट भी करना है नोट्स के अंदर। और उसके बाद आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। देखो इनऑर्गेनिक पूरी की पूरी ही एनसीईआरटी से आती है। आपको एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स इसकी एनसीईआरटी रीडिंग लेनी पड़ेगी। आप जितनी ज़्यादा एनसीईआरटी रीड करोगे उतने ज़्यादा आपके चीज़ें याद होंगी। जो रट्टा वाली चीज़ें हैं वो भी आपको याद होने लग जाएंगी। उसके बाद वहीं एग्जाम्पल्स करने हैं और बैक एक्सरसाइज करनी है।
और इनऑर्गेनिक के अंदर जो मेन रोल होता है ना, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मान लो अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एटलीस्ट 15 to 17 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं 10 से 11 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही आते हैं। और इसके अंदर आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर, वो मैंने मार्क किए हुए हैं। तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर केमिस्ट्री, वो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टीचर आप रोहित अग्रवाल सर से पढ़ सकते हो, ये एडवांस के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन ये बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। जो 11th क्लास के टॉपिक्स हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पे इनके फ्री में जो भी वीडियोस होंगे, आप वहां से जाके इनके लेक्चर देख लो, ये बेसिक्स आपके बहुत अच्छे क्लियर करवा देंगे। उसके बाद आते हैं पंकज सर। पंकज सर का जो मेरे को मोस्टली चीज़ें अच्छी लगती हैं वो 12th क्लास वाली लगती हैं। तो 12th क्लास वाली तुम पंकज सर से पढ़ सकते हो, लेकिन बेसिक्स रोहित अग्रवाल सर से ही पढ़ना, ये आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। उसके बाद आपके जो 12th क्लास के टॉपिक्स होते हैं वो आप ईजिली कर पाओगे। फिर वहीं आपको चलना है, लेक्चर्स लिखने हैं, लेक्चर के नोट लेने हैं, और रिएक्शन चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ऑल नेम रिएक्शंस उसके अंदर लिखी होनी चाहिए। जो एनसीईआरटी में रिएक्शंस हैं, एक भी रिएक्शन को आपको छोड़ना नहीं है। रिएक्शन चार्ट तो मस्ट है केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करने हैं ऑर्गेनिक के अंदर, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर कंसेप्ट लगते हैं। तो अगर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, मिक्स्ड कंसेप्ट लगाएंगे, तो क्वेश्चन की टाइमिंग बढ़ेगी, और एनटीए नहीं चाहता कि आपको इतने भी हार्ड क्वेश्चन दे दे कि आप एक ही क्वेश्चन में 10 से 20 मिनट लगा दो। तो सेलेक्टेड क्वेश्चन करने होते हैं आपको, और वो सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मार्क कर दिए। आप कमेंट कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके बाद सेम प्रैक्टिस इसमें भी करनी है। पहले आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, फिर मॉड्यूल, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। तक मैंने आपको 3 चीजें बताई है कैसे करनी है। एग्जीक्यूशन क्या करना था, प्लानिंग क्या करनी थी, और रिवीजन कैसे करना है। पार्ट्स का बता दिया, फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे करना है, इनऑर्गेनिक में कैसे करना है, और उसके बाद आपको ऑर्गेनिक में कैसे करना है। अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो लिख के देता हूं कि एक हफ्ते के अंदर आप अपने स्कोर में सिग्निफिकेंट इंप्रूव देखोगे। अब देखो, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं कि कौन से चैप्टर को कैसे करना है। अब देखो, ये सारे चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको इसी सीक्वेंस में करना है, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस चेंज करोगे ना, तो आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो पहले के बने नहीं होंगे, आपको नेक्स्ट चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो इसी सीक्वेंस में करना। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्ट वाइज, वो मैं बताता हूँ आपको। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मोल कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। मोल कंसेप्ट को बिल्कुल लाइटली मत लेना कि आप बस मोल निकाला सीख लिया मोल कंसेप्ट में, ऐसा नहीं होता। मोल कंसेप्ट काफ़ी अच्छा चैप्टर है और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। आप मोल कंसेप्ट सीख जाओ, उससे आप बाकी के क्वेश्चन जो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक आता है, रिडॉक्स आता है, ये पूरा का पूरा मोल कंसेप्ट पे बेस है। उसके बाद रिडॉक्स भी और सॉल्यूशंस भी, ये दोनों भी मोल के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि मोल कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है आपको सबसे ज़्यादा, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपकी पकड़ इन दोनों के ऊपर अच्छी है ना, तो आपकी इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाएगी। जो रट्टा वाला पार्ट है वो कम हो जाएगा और आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। और उसके बाद आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मेन है भाई IUPAC, आइसोमेरिज्म और GOC। ये तीनों जो चैप्टर है ना, ये पूरा बेस है। मैं लिख के दे रहा हूँ, जिस बच्चे ने ये तीनों चैप्टर कर लिए ना, वो अगर इन चैप्टर्स में इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो पाता ना, तो भी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निकाल लेगा, क्योंकि ये तीनों पूरा का पूरा बेस बनाते हैं। आप पूरे फंक्शनल ग्रुप को अगर पहले ही समझ लोगे, तो ये जो 12th क्लास में हमको एल्कोहल फिनॉल दिखते हैं, हेलो एल्केन, एल्डिहाइड कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप्स ही तो हैं। अगर आप उनको पहले से ही अच्छे चीज़ें से समझ लोगे, उनकी रिएक्शंस कैसे होती हैं, तो आपके लिए 12th क्लास का जो पोर्शन है वो करना बहुत ईजी हो जाएगा। ट्रस्ट करना, इन्हीं चीज़ों को पहले करना और अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना, उसके बाद बाकी के चैप्टर्स करना। मैं गारंटी देता हूँ आपको केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। उसके बाद देखो, एक वीक का चैलेंज। एक वीक का चैलेंज क्या है कि एक वीक के अंदर आपके 20-30 मार्क्स से लेके आपके 120 और 140 मार्क्स तक लेके जाना। जो मैंने फिजिक्स की वीडियो बनाई थी, उसमें भी एक वीक का चैलेंज दिया था कि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। अब बच्चे वापस आके कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। एक हफ्ते पहले मार्क्स मेरे 30 आ रहे थे, तो अब मेरे 140, इवन 150 प्लस भी बच्चे स्कोर कर रहे हैं, और वो काफ़ी खुश हैं कि मैंने जो बताया वो आपने एक बार इंप्लीमेंट किया, ट्राई किया करने का, और उससे आपको रिजल्ट मिले। रिजल्ट मिलते हैं तो मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन आती है तो ऑटोमेटिकली हम अपनी पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, और ज़्यादा करेंगे तो हमारे नंबर आएंगे। तो मैं आपको ये 1 वीक का चैलेंज देता हूँ। आप एक चैप्टर लेना, उसका नाम लिखना कि सर मैं ये चैप्टर कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, और अगले हफ्ते मैं इसका मॉक टेस्ट दूंगा। उस मॉक टेस्ट के अंदर मैं आपको मार्क्स बताऊंगा। उससे आपको ये भी लगेगा कि हाँ यार, मैंने सर को बोल के आ रखा हूँ
कि मेरे को एक हफ्ते के अंदर ये चैप्टर्स करने हैं और इनके मार्क्स इतने आएंगे, मेरे को वही बताना है। तो एक बैक ऑफ द माइंड हमारे चलते आता है कि हमने किसी से प्रॉमिस किया है कि हम वो चीज़ करेंगे, और वो चीज़ करने लगोगे तो आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे। तुम्हें ये फॉलो कैसे करना है? सबसे पहले लेक्चर, नोट्स, डीपीपी, मॉड्यूल, नीट पीवाईक्यू, यहाँ तक अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारे इजीली 120 से 140 आने लगेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको 140 से लेके 180 का जो गैप है वो क्रॉस करना है ना, तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस का अच्छा लेवल होता है भी एनसीईआरटी से, एनटीए देता भी यहीं से है। तो जो बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व करते हैं उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो 160 प्लस स्कोर करेंगे और इवन 180 भी कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भूल के भी मत छोड़ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना। और जो आपके मार्क्स हैं वो देखना अगले ही टेस्ट में 30-40 से लेके 150 160 आप इजीली स्कोर करने लग जाओगे। देखो यार, ये थी कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि आपको कैसे पढ़ना है। एंड थैंक यू अगर आप अभी तक यहाँ पे बने हुए हो, और ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि आपको ये स्ट्रेटेजी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इससे मुझे ही मोटिवेशन मिलता है। मुझे भी लगता है कि हाँ यार, मैं नीट एक्सपीरियंस की कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। मैं फ्री मेंटरशिप ग्रुप भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा अगर आप वीडियो पे आके बता के जाओगे कि हाँ भैया, एक हफ्ते बाद हमारा मार्क्स इंक्रीज हुआ है, आपकी स्ट्रेटेजी काम करती है। क्योंकि ये एक इंप्लीमेंटेड स्ट्रेटेजी है, ये मैंने खुद अप्लाई की थी। बहुत सारे टॉपर्स हैं मेरे दोस्त, वो भी ऐसे ही पढ़ते थे हमारे साथ, एक साथ ऐसे बैठ के पढ़ते हैं। तो एक तरीका होता है पढ़ने का, जैसे ही वो आपको तरीका तीनों सब्जेक्ट में पता चल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन एक बच्चे का क्यों नहीं हो पाता? उसके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, लेकिन उसको एक तरीका पता नहीं होता कि किस वे में हमें उन रिसोर्सेज को यूज़ करना है। तो मैं आपको यही बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अगेन थैंक यू। अगर आपको सही में ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो जरूर मेरे को बता के जाना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब इस चैनल।